ओके क्लास, सो टुडे वी हैव टू स्टार्ट जो हमने अपना प्रीवियस लेक्चर पढ़ना है। हमने ये स्टार्ट कर लिया हुआ था, ये वाला यूनिट फिजिक्स का। दिस इज नाइन्थ क्लास फिजिक्स P2B अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस 2025। 3.7 से हमने कंटिन्यू करना है। मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक बैलेंसेस के बारे में हमने पढ़ना है। सो बैलेंसेस क्या होते हैं? ऐसे स्केल्स होते हैं जो कि हम कॉमनली यूज करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के मैसेज को। अगर हमने कंपेयर करना हो, हमारे पास दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स होंगे, हमने उनके मैसेज को अगर कंपेयर करना है तो हम क्या करेंगे कि हम बैलेंसेस को यूज करेंगे। ठीक है, हम क्या करते हैं बैलेंसेस, इसमें बैलेंस का क्या वर्ड यूज इसलिए हुआ है कि हम जो है वेट को बैलेंस करते हैं। ठीक है, और ऐसे ऑब्जेक्ट्स का वेट मेजर करते हैं बैलेंस करते हुए स्टैंडर्ड वेट्स के साथ। हम कुछ स्टैंडर्ड वेट्स जो हैं, जो हमें पता होते हैं, नॉन वेट्स होते हैं, वो हम यूज करते हैं। और उस वेट को यूज करते हुए जो वेट हमें पता होते हैं, हम अननोन जो है वेट जो हमें नहीं पता होता, हमने जिसको मेजर करना हो कि कितना वेट है, वो हम जो है मेजर कर लेते हैं इन बैलेंसेस के थ्रू। तो हमने इनके दो टाइप्स पढ़ी हैं आज, मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक बैलेंसेस। और हम ये वाला नेक्स्ट ये हाफ चैप्टर है, ये आज कंप्लीट करेंगे। मैकेनिकल बैलेंसेस क्या होता है? मैकेनिकल बैलेंसेस एक रिजिड हॉरिजॉन्टल बीम है। ठीक है, ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल में है। ठीक है, ये पूरी सरफेस, और ये ऑसिलेट करती है ऑन अ सेंट्रल नाइफ एज एज अ फल्क्रम। ये हमारे पास यहाँ पर जो है सेंटर में है। ठीक है, और फिर हमारे पास दो इसके एजेस होते हैं, एंड टू एंड नाइफ एजेस हैं। एक ये एजेस है जो कि सेंटर से इक्वी डिस्टेंस मीन्स के इक्वल डिस्टेंस पर है दोनों। ठीक है, और जो मटेरियल जो इसके अंदर वे किया जाएगा, हम एक पैन में डाल देंगे। इस पैन में फॉर एग्जांपल हमने जो मटेरियल वे करना है वो हम इस पैन में डाल देंगे। ठीक है, और स्टैंडर्ड वेट्स हम इधर रख देंगे जो हमें पता है। लाइक फॉर एग्जांपल हमने 1 kg का वेट जो है वो मेजर करना है, तो हम 1 kg का यहाँ पे स्टोन या वो जो स्टैंडर्ड वेट होगा वो यहाँ पे रख देंगे। और हम डिफ्लेक्शन शो करेंगे कि ये ऊपर या नीचे हो रहा है। और फिर जो है जैसे ही बैलेंस जो है ये डिफ्लेक्शन करेगा, इसकी डिफ्लेक्शन मूवमेंट से हमें पता लगेगा। और पॉइंटर भी जो है, जो इस बीम के साथ यहाँ पे पॉइंटर भी अटैच होगा, वो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आ जाएगा। इक्विलिब्रियम पोजीशन में का मतलब है कि रेस्ट पोजीशन में आ जाएगा। दोनों वेट जब इक्वल हो जाएंगे तो कोई और फर्दर मूवमेंट नहीं होगी, कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगी। ठीक है, तो जब ये बिल्कुल इक्वल आ जाएंगे और मूवमेंट नहीं करेंगे, कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगी ऊपर नीचे, तो हमें पता लग जाएगा कि अब ये बैलेंस है, इक्विलिब्रियम पोजीशन में है। तो जो वेट यहाँ पर होगा उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पर वेट होगा ना। ठीक है, तो हम इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे स्टैंडर्ड वेट रखते जाएंगे जब तक कि वो इक्विलिब्रियम में नहीं आ जाता। ठीक है, और फिर वो स्टैंडर्ड वेट के अकॉर्डिंग जब वो इक्विलिब्रियम पे आ जाएगा तो वो मूवमेंट नहीं शो करेगा। फिर उस स्टैंडर्ड वेट को देखते हुए हमें पता लग जाएगा कि इसके अंदर कितना वेट है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है अब कुछ मैकेनिकल जो है बैलेंसेस हमें थोड़े से डिफरेंट तरीके के बनाने पड़ते हैं। डिफरेंट क्यों बनाने पड़ते हैं? क्योंकि जो है वो बाज औक़ात हमारे पास जो है वेट हैवी होते हैं। लाइक फ्लोर बैग्स, हमारे पास आटे की थैलियां होती हैं, सीमेंट के बैग्स होते हैं, स्टील की रोड्स होती हैं, लंबी लंबी स्टील की स्टिक्स होती हैं। तो अब इस तरह की जो चीजें हैं वो हमारे पास नॉर्मल जो ऊपर हमने बैलेंस पढ़ा पैन वाला, उसमें तो हम मेजर नहीं कर सकते। इनके लिए हमें कुछ इस तरह का चाहिए होता है। ठीक है, मैकेनिकल प्लेटफॉर्म बैलेंसेस इस तरह के चाहिए होते हैं। ठीक है, ये स्टैंडर्ड वेट्स इसमें नहीं चाहिए होता, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर हम छोटा सा वेट यहाँ पर हैंग कर देते हैं। ठीक है, इस वजह से। और ये जो फलक्रम है इस बीम का, हम इस तरह से रखते हैं कि ये बहुत एक एंड पर है। ठीक है, फलक्रम। देयरफॉर हम क्या कहते हैं कि जो स्मॉलर वेट्स भी अगर हम यहाँ पे हैंग कर देंगे तब भी वो इक्विलिब्रियम पे आ जाएगा। तो स्मॉलर वेट भी को भी यूज करते हैं, वो हम कैलिब्रेट कर दे सकते हैं इंस्ट्रूमेंट। कैलिब्रेट का क्या मतलब है कि कैलिब्रेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू, ऐसे प्रोसेस है हम करके हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है वो करेक्ट वैल्यू दे। तो इसी तरह सारे इंस्ट्रूमेंट को कैलिब्रेट किया जाता है ताकि वो जो भी उनसे मेजरमेंट ली जाए वो अपनी करेक्ट वैल्यू दे। फिर हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक बैलेंसेस आ जाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक बैलेंसेस में कोई स्टैंडर्ड वेट्स नहीं चाहिए होता। ठीक है, यहाँ पे हमें कोई साथ में वेट नहीं रखना। ठीक है, मैकेनिकल में हम देख रहे थे वेट रखना था बेशक इस केस में, और इस केस में हम छोटा सा यहाँ पे हैंग कर दिया। दूसरे केस में हमने, क्योंकि वो सेंटर से था, दोनों साइड से इक्वल डिस्टेंस था, तो उसमें इक्वल रखना पड़ता था स्टैंडर्ड वेट।
अब इस इलेक्ट्रॉनिक बैलेंसेस में हमें कोई स्टैंडर्ड वेट नहीं चाहिए कि अगर हमने 1 kg मैयर करना है तो 1 kg का हमें वेट रखना पड़ेगा, ठीक है, तो फिर हम मैयर करेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। हमने क्या करना है कि इसको पावर सप्लाई से कनेक्ट कर देना है, बिजली से कनेक्ट कर देना है, आपने स्विच इसका लगाना है। और कुछ ऐसे भी मॉडल होते हैं जो कि बैटरीज पे भी चल जाते हैं, ठीक है, ड्राई सेल बैटरीज पे भी ये चल रहे होते हैं, इनको कनेक्ट नहीं करना पड़ता वायर के थ्रू, ठीक है। सो इलेक्ट्रॉनिक बैलेंसेस जो है ये ज्यादा एक्यूरेट मतलब प्रिसाइज वैल्यू देते हैं। प्रिसीजन और एक्यूरेसी का आपको पता होगा, एक्यूरेट होती है ट्रू वैल्यू से कितना करीब है वैल्यू, जबकि प्रिसाइज का क्या मतलब है कि कितनी वैल्यूज आपस में क्लोज क्लोज हैं, ठीक है। तो ये ज्यादा वैल्यूज वो ही देता है जो आपस में क्लोज क्लोज हो, और मैकेनिकल बैलेंस से अगर हम कंपेयर करें तो ये ज्यादा प्रिसाइज वैल्यू देते हैं। और जैसे ही कोई हम ऑब्जेक्ट इसके अंदर रखेंगे तो मैथ जो है यहाँ पे स्क्रीन पे हमें नजर आने लग जाएगा कि कितने केजी मैथ है, ठीक है। तो मैथ की यहाँ पे रीडिंग आने लग जाएगी। अब आजकल में भी हमारे पास जो बैलेंसेस यूज होते हैं वो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक बैलेंसेस ही यूज करते हैं, ठीक है। और अगर हम ना इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस में टोटल प्राइस डाल दें मटेरियल की, तो वो हमारे पास हम अब जो है वो उसका रेट डाल दें कि 1 kg का इतना रेट है, तो ये हमें प्राइस भी दे देता है। लाइक फॉर एग्जांपल शॉप्स पे अगर हम जो है वो प्राइस हमने कैलकुलेट करनी है 5 kg, अगर किसी ने शुगर ली है तो हमने 1 kg की डाली हुई है कि 1 kg का इसका क्या जो है प्राइस है, तो वो 5 kg की हमें प्राइस भी टोटल डिस्प्ले कर देगा। टोटल जो प्राइस है मटेरियल की वो भी दे देता है अगर हम पर केजी की उसके अंदर इंसर्ट कर दें, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास फोर्स मीटर है। फोर्स मीटर क्या, ये एक साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट है जो हम यूज करते हैं फोर्स को मेजर करने के लिए, ठीक है। फोर्स आपको पता है न्यूटन में मेजर होती है, इसलिए दैट्स व्हाई वी कैन कॉल इट न्यूटन मीटर, और स्प्रिंग बैलेंस भी हम इसको कह देते हैं। और आजकल में जो हमारे पास जो डिजिटल फोर्स है, डिजिटल फोर्स मीटर्स वो भी अवेलेबल हैं। और आपने ऊपर जो है मैकेनिकल इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस इसका तो पढ़ लिया है, वो मेजर करते हैं वेट को केजीज में। इसी तरह फोर्स मीटर जो है वो मेजर करते हैं डायरेक्टली न्यूटन में ही मेजर कर देते हैं वेट को, ठीक है। सो ऑर्डिनरी फोर्स मीटर जो होता है उसके पास क्या होता है, एक स्प्रिंग होता है इनसाइड, यहाँ पे एक स्प्रिंग लगा होता है, ठीक है। और अपर एंड ऑफ द स्प्रिंग इज अटैच टू हैंडल, इस हैंडल के साथ अपर इसका अटैच होता है, ठीक है। एंड इस हैंडल के साथ अटैच होता है अपर वाला, ठीक है। और साथ ये हुक लगी हुई है, हुक अटैच होती है लोअर एंड, ठीक है। और जो स्प्रिंग है ये ऑब्जेक्ट को ये होल्ड करता है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं कि पॉइंटर, फिर ये यहाँ पे ये आपको एक पॉइंटर से इस तरह दिख रहा है, तो ये पॉइंटर जो है ये अटैच होता है स्प्रिंग के साथ अपर एंड पे, यहाँ पे अपर एंड पे ये अटैच है। और स्केल भी यहाँ पे लिखा हुआ है, ये न्यूटन में दिया है यहाँ पे, ठीक है। न्यूटन में हमारे पास स्केल भी होता है स्प्रिंग पे। अब जिस तरह से पॉइंटर यहाँ पे जीरो पे, तो इस हम 0 न्यूटन समझेंगे, जहां पे पॉइंटर आएगा उसके अकॉर्डिंग हम जो है वो मेजरमेंट समझेंगे। स्केल इन न्यूटन न्यूटन प्रोवाइड किया गया, ठीक है। और पॉइंटर जिस तरह कोइंसाइड करेगा, जिसके साथ वो मैच करेगा पॉइंटर, ठीक है, जीरो स्केल के साथ। और एक चीज आपने ये नोट करनी है कि जब आपने कोई मैच नहीं लटकाया हुआ, कोई हंग नहीं किया उसके साथ, तो उस पॉइंटर को जीरो पे होना चाहिए जिस तरह से यहाँ पर है, क्योंकि वो जीरो शो करे क्योंकि कोई मैच नहीं उसके साथ हमने लटकाया, ठीक है। तो अब कोई ऑब्जेक्ट जब हमने वे करना है तो हमने उसको हंग कर देना है विद द हुक, हुक के साथ हमने उसको लटका देना है, ठीक है। और जो हुक के साथ लटकाने से क्या होगा, वो स्प्रिंग नीचे को मूव करेगा, उसके साथ पॉइंटर भी नीचे को मूव करेगा, ठीक है। यहाँ पे ये हमारे पास ऊपर वाली है, ये हम स्टैंड के साथ लगा के तो हम यहाँ पे कोई चीज हंग कर सकते हैं, हम लटका देंगे। तो जब जैसे हम लटकाएंगे ये क्या करेगा कि ये इसके वेट की वजह से ये पॉइंटर उतना ये नीचे आ जाएगा, क्योंकि स्प्रिंग के अंदर स्प्रिंग मूव होगा, वो खींचा जाएगा और फिर ये पॉइंटर भी नीचे आ जाएगा। और जहां पे इसकी रीडिंग होगी वो हम नोट कर लेंगे कि ये इसका न्यूटन में है। तो हमने क्या करना है कि हमने वेट को हंग कर देना है विद द हुक, और जो मैस होगा ऑब्जेक्ट का वो स्प्रिंग को कंप्रेस करेगा, ठीक है। और जो पॉइंटर है वो फिर हमें वेट का बता देगा, ठीक है। और फिर उसके बाद कुछ फोर्स मीटर जो है वो बेस करते हैं स्ट्रेचिंग और स्प्रिंग पे, ठीक है। कि कुछ जो है वो कंप्रेसिंग पे करते हैं कि वो कंप्रेस हो जाए, और कुछ स्ट्रेचिंग पे कि कितना वो खींचा जाता है स्प्रिंग पे, जैसे ही हम लोड जो है वो लटकाते हैं तो वो खींचा जाता है। इस केस में पॉइंटर जो अटैच होता है वो लोअर एंड ऑफ द स्प्रिंग पे अटैच होता है नीचे, ठीक है। और सम स्प्रिंग बैलेंसेस में जो स्केल है वो मेजर करता है मास को, जो
मैथ को मेजर करता है, उसके बाद हम न्यूटन में उसको किस तरह से कन्वर्ट करते हैं, मैथ को हम ये जी की वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि फोर्स का जो है वो हमारे पास फॉर्मूला क्या है फोर्स का, एफ इज इक्वल टू एम ए। ठीक है, ये है। तो यहाँ पे अगर हमें मैथ्स पता लग जाएगा तो ए इस केस में हमारे पास क्या है, जी होगी, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो हम जी की वैल्यू पुट कर देंगे ए के बजाय। तो जी की वैल्यू आपको पता है अच्छे से कि क्या है, ये हमारे पास 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो 10 से हम मल्टीप्लाई करके भी फोर्स निकाल सकते हैं। अगर हमारे पास नॉर्मल वाला जो है वो स्प्रिंग बैलेंस है, जिसमें मैथ्स की वैल्यू जो है वो हमारे पास न्यूटन के बजाय केजी में आ रही है, केजी में आ रही है। ठीक है, सो अब हमारे पास क्या है, जो डिजिटल फोर्स मीटर्स हैं वो क्या मेजर करते हैं, डायरेक्टली वेट। डिजिटल वाले होते हैं वो डायरेक्टली वेट मेजर कर देते हैं न्यूटन में। ठीक है, अब ये 100 ग्राम फॉर एग्जांपल, डू यू नो में देखें कि जो वेट है 100 ग्राम का, 100 ग्राम मैस का, वो 1 न्यूटन होता है, क्योंकि 100 ग्राम को जो है वो हम उसके वेट को, जो वेट होगा 100 ग्राम, ये ग्राम में है। ठीक है, फिर हम केजी में कन्वर्ट करके फिर उसके साथ हम जब जी मल्टीप्लाई कर देंगे तो फिर हमारे पास जो है वेट आ जाएगा उसका, फोर्स जो होती है ये 1 न्यूटन। फिर नेक्स्ट जो है वो हमने पढ़ना है फ्रिक्शन के बारे में। ठीक है, अब फ्रिक्शन हमारे पास क्या होती है, लाइक फॉर एग्जांपल हमारे पास एक क्रिकेट बॉल है, वो हिट की है एक बैट के साथ। उसने बैट के साथ वो हिट किया और वो ग्राउंड पे मूव करने लग गया एक लार्ज वेलोसिटी के साथ। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू न्यूटन जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है, इसने क्या किया कि जब तक वो मूव कर रही है वो कंटिन्यू करेगी, मूव करती रहेगी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ। लेकिन हमने प्रैक्टिकली क्या ऑब्जर्व किया है कि वो इवेंचुअली स्टॉप हो जाती है कुछ डिस्टेंस के बाद, बॉल मूव नहीं करती रहती, जो हमने क्रिकेट बॉल हिट की है बैट के साथ। ठीक है, तो कौन सी ऐसी फोर्स है फिर उसको जो रोक रही है, कोई फोर्स है जो बॉल पे ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रही है जो उसको रोक रही है। यस, वो फोर्स क्या है, फ्रिक्शन। हमने पहले भी पढ़ा कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या है, अपोजिंग फोर्स है जो कि रोकती है बॉल और ग्राउंड के दरमियान, ये अपोज करती है मोशन ऑफ द बॉल को। नेक्स्ट, डिसिपेटिव इफेक्ट ऑफ फ्रिक्शन हमने पढ़ना है। ठीक है, डिसिपेशन का मतलब कोई किसी चीज का लॉस होता है, जो फ्रिक्शन जो है ये डिसिपेटिव फोर्स है। इसकी वजह से हमारे पास क्या होती है कि एनर्जी वेस्ट हो जाती है हमारे पास, जो हम काम कर रहे हो, कोई वर्क कर रहे हो, तो हर एक में फ्रिक्शन आ जाती है। अब फ्रिक्शन की वजह से एक्चुअली क्या हो रहा है, फ्रिक्शन की वजह से हमारी जो एनर्जी है वो लॉस हो रही है। ठीक है, वेस्ट हो रही है। ठीक है, फ्रिक्शन की वजह से। तो जो हमारे पास लोएस्ट एनर्जी का है वो किस फॉर्म में आता है, हीट की फॉर्म में आता है। एक बहुत कॉमन एग्जांपल एनर्जी डिसिपेशन की क्या है कि आप अपने हैंड्स को रब कर रहे हो। जब अपने हैंड्स को रब करते हो तो फ्रिक्शन होती है, क्योंकि दो सरफेसेस जब आपस में करीब आती हैं तो और वो एक दूसरे पे स्लाइड करती हैं तो फ्रिक्शन प्रोड्यूस होती है। जैसे हमारे हैंड इसकी वजह से क्या होते हैं, वार्म हो जाते हैं। अब क्यों हुए वार्म, क्योंकि हीट प्रोड्यूस हुई और ये हीट की फॉर्म में एनर्जी लॉस होती है। सिमिलरली हमारे पास जो टेम्परेचर है मशीन्स का, इस फ्रिक्शन की वजह से टेम्परेचर मशीन्स का भी ज्यादा हो जाता है। जब मशीन्स मूव करती रहती हैं तो उसकी वजह से फ्रिक्शन ज्यादा हो जाती है। और जो टायर्स हैं व्हीकल्स के, वो भी फ्रिक्शन, क्योंकि ग्राउंड के फ्रिक्शन के साथ जैसे ही वो कार के टायर मूव करते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता क्या करते हैं, ये वेयर आउट हो जाते हैं, खराब होना शुरू हो जाते हैं उसके टायर्स। ठीक है, क्योंकि वो हॉट हो जाते हैं फ्रिक्शन की वजह से, टायर और रोड के दरमियान जो फ्रिक्शन होती है उसकी वजह से। फिर हमने शूटिंग ऑफ स्टार्स का देखना है। शूटिंग ऑफ स्टार्स हमने स्काई में देखी होगी, नाइट टाइम में। ठीक है, आपने देखी होगी सबने कि शूटिंग ऑफ स्टार्स जो नाइट में होता है, ये भी क्या होती है, फ्रिक्शन की वजह से होती है, एयर में जो फ्रिक्शन होती है उसकी वजह से। अब इसमें क्या होता है, एक्चुअली जो एस्ट्रॉइड्स होते हैं जो कि हमारे पास आज के एटमॉस्फेयर में एंटर होते हैं, जैसे ही वो मूव करते हैं एयर रेजिस्टेंस उनके दरमियान क्या करती है, हीट प्रोड्यूस करा देती है जैसे वो मूव करते हैं। तो उस टेम्परेचर की वजह से, क्योंकि हीट प्रोड्यूस हो गया तो टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई हो जाता है और वो बर्न करना शुरू कर देते हैं और अल्टीमेटली ये टूट जाते हैं। ठीक है, तो जो शूटिंग ऑफ स्टार्स है नाइट में होता है, ये फ्रिक्शन ऑफ एयर के दरमियान हुआ है। क्यों, क्योंकि हमारे पास जिस तरह ही एक्चुअली जो एस्ट्रॉइड जो अर्थ के एटमॉस्फेयर में आए हैं, जैसे वो मूव करेंगे तो एयर रेजिस्टेंस की वजह से उनकी जो मूवमेंट होगी उनमें हीट प्रोड्यूस होगी। और
ज्यादा हीट प्रोड्यूस होने की वजह से बर्निंग हो जाएगी और वो डिसइंटीग्रेट हो जाएंगे। अब डू यू नो में हमारे पास क्या कि जैसे ही हम वेट रोड गीली सड़क पे हम आएंगे जहां पे, ठीक है, वाटर इज नॉट फॉर्म वेट लेयर बिटवीन टायर सरफेस एंड द रोड सरफेस, ठीक है। वाटर जो है वो वेट रोड पे टायर की सरफेस और रोड की सरफेस के दरमियान जो है एक वेट लेयर नहीं बनाता, क्योंकि इसके अंदर स्पेस होती है। ठीक है, ये ट्रीड पैटर्न्स होते हैं इसके ऊपर कुछ आपने टायर्स में देखा होगा, ये पैटर्न्स होते हैं। ये टायर के पैटर्न क्या करते हैं, क्योंकि इसकी फ्रिक्शन को कम करते हैं, ये हमारे पास फ्रिक्शन को इंक्रीज करते हैं और जो स्लिपिंग है, स्लिपरी, इसको कम बनाते हैं। तो अगर आप गीली रोड पे ऐसे कार लेके निकल आओ तो फिर आपके जो स्लिपिंग के चांसेस ऑब्वियसली ज्यादा है, लेकिन जिस टायर पे जो पैटर्न्स होते हैं वो उसको कम कर देते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये रिड्यूस कर देते हैं आपके स्किडिंग के चांसेस, व्हीकल आपका जो है वो स्किड ना हो जाए उस पे, ठीक है, तो फिसल ना जाए, या एक्सीडेंट वगैरह ना हो जाए उसकी वजह से। फिर आगे हमने स्लाइडिंग फ्रिक्शन के बारे में पढ़ना है। जो फ्रिक्शन होती है दो सॉलिड सरफेस के दरमियान, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास रोड हो गया और टायर हो गया, दोनों सॉलिड हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, स्लाइडिंग फ्रिक्शन है, क्योंकि एक चीज दूसरे पे स्लाइड कर रही होती है। अब ये दो तरह की होती है, वन इज स्टैटिक और अदर इज काइनेटिक फ्रिक्शन। अब पहले हम स्टैटिक फ्रिक्शन देख लेते हैं। स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होती है, हम एग्जांपल ले लेते हैं, एक ब्लॉक को हम इस तरह मूव कर रहे हैं, ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है, वर्टिकल इस तरह से होती है, ठीक है, तो ये हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल सरफेस पे ये ब्लॉक है, ये मूव कर रहा है, ठीक है। अब इसकी अरेंजमेंट आप यहाँ से देख सकते हैं, इस के हमारे पास जो वेट है वो हमने पुट किया है इन अ पेन, और हमारे पास जो है फोर्स क्या है हमारे पास, ये टेंशन है, इस जो ये स्ट्रिंग हमने यूज किया है ना, ये थ्रेड धागा रस्सी हमने जो रोप यूज की है, इसमें फोर्स जो है वो टेंशन के इक्वल होगी, क्योंकि स्ट्रिंग में जो हमारे पास फोर्स होती है वो हमारे पास टेंशन होती है, और ये इक्वल होती है टू द सम ऑफ दिस वेट एंड द वेट ऑफ द पैन। ठीक है, पैन के वेट और इसके वेट की इक्वल होती है जो ब्लॉक पे एक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब एक तो ये वाला वेट एक्ट कर रहा है, तो ये इसकी पैन की वेट जो ब्लॉक पे एक्ट कर रहा है, और जो इसका अपना वेट है, ठीक है, ये उसके इक्वल है। और ये फोर्स क्या करेगी, इसको पुल करेगी जो है ब्लॉक को, मीन्स के अपनी तरफ खींचेगी। इसी तरह सेम टाइम पे एक अपोजिंग फोर्स भी लगेगी जो कि ब्लॉक को मूव नहीं करने देगी, ठीक है। ये अपोजिंग फोर्स हमारे पास क्या होती है, स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है। यहाँ पे ये हमारे पास फोर्स नॉर्मल फोर्स वाली थी वो, और ये नीचे इसका वेट है और ये फिर इसका वेट है, ठीक है, ये इसमें टेंशन लग रही है। और टेंशन के एक ऑपोजिट फोर्स है जो कि क्या है, अपोजिंग फ्रिक्शन है, जो हमारे पास स्टैटिक फ्रिक्शन जिसको हम कह रहे हैं कि वो फ्रिक्शन है जो कि रोक रही है इसको मूव होने से, और इसको हम स्टैटिक फ्रिक्शन कह रहे हैं, क्योंकि ये जो है रेस्ट पे पड़ा हुआ था, ठीक है, ऑब्जेक्ट। और कुछ फ्रॉग आपको पता होगा क्लिंगिंग करते हैं एक वर्टिकल सरफेस के साथ, जिस तरह लीफ हो, क्योंकि अपनी स्टैटिक फ्रिक्शन की वजह से, अपने फीट और सरफेस की स्टैटिक फ्रिक्शन की वजह से वो सब चिपक जाते हैं, ठीक है। तो क्लिंग करते हैं वर्टिकल सरफेस पे, जिस तरह के लीफ है, ठीक है। अब ये स्टैटिक फ्रिक्शन की वजह से होता है। अपने फीट और सरफेस, ये फीट है इसके और ये सरफेस लीफ के उसके दरमियान जो फ्रिक्शन है। फिर नेक्स्ट हमने काइनेटिक फ्रिक्शन के बारे में पढ़ना है। अगर हम ऐड करें कुछ और ज्यादा वेट पैन में वन बाय वन स्मॉल स्टेप में, तो एक ऐसी स्टेज आएगी जब लोग जो है वो स्लाइड करना शुरू कर देंगे हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर। इसकी वजह से क्या होगा कि स्टैटिक फ्रिक्शन जो है वो लिमिट हो जाएगी, वो किसके इक्वल हो जाएगी, टोटल वेट जो पैन के अंदर होगा। और जैसे ही जो ब्लॉक है वो स्लाइड करेगा, फ्रिक्शन फिर भी उसके अंदर एग्जिस्ट करेगी, उसको हम कहेंगे काइनेटिक फ्रिक्शन। अब इसमें हमने क्या किया कि पैन में हमने वन बाय वन जो है वो वेट को ऐड किया पैन में, वन स्मॉल स्टेप में, और ऐसा स्टेज आएगा कि ब्लोब जो है वो स्लाइड करने लग जाएंगे हॉरिजॉन्टल सरफेस पे। अब इसमें वो मूव कर रहे हैं, स्लाइड कर रहे हैं, तो ये क्या करेगा, ये स्टैटिक फ्रिक्शन का लिमिट कर देगा, और जो किसके इक्वल होगा, टोटल वेट जो पैन में हमने डाला होगा उसके इक्वल होगा, ठीक है। और इसकी वजह से ब्लॉक जो स्लाइड करेंगे, फ्रिक्शन फिर भी इसके अंदर एग्जिस्ट करती है, लेकिन अब वाली फ्रिक्शन ये हमारे पास क्या होगी, काइनेटिक फ्रिक्शन होगी, ठीक है, मूवमेंट से जो रिलेटेड है। अब एक डू यू नो में क्या है कि जैसे ही शटल जो है वो री एंटर होता है अर्थ के एटमोसफेयर में, तो जो फ्रिक्शन है वो एटमोसफेयर में वो क्या करती है, अर्थ के टेम्परेचर को बढ़ा देती है ओवर 950 डिग्री सेल्सियस, ठीक है।
फिर टर्मिनल वेलोसिटी का हम पढ़ लेते हैं। टर्मिनल वेलोसिटी हमारे पास क्या है कि जैसे कोई ऑब्जेक्ट फॉल करता है फ्रीली, ऊपर से आराम से गिर रहा है, तो वो एक्सेलरेट होता है। उसके जो ऊपर जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होती है वो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। लेकिन प्रैक्टिकली हम क्या देखते हैं कि एक्सेलरेशन डिफरेंट भी हो जाती है, क्योंकि एयर रेजिस्टेंस भी इसमें रोल प्ले करती है कि कितना ऑब्जेक्ट फास्ट मूव करेगा, कितना एक्सेलरेट करेगा। ठीक है, जब वो गिर रहा हो, नीचे फॉल कर रहा हो, ठीक है, नीचे आ रहा हो। अगर हम ड्रॉ कर दें क्रिकेट बॉल और एक ठीक है स्टायरोफॉर्म और क्रिकेट बॉल सेम वेट की, एक ही हाइट से, तो क्या होगा, वो ग्राउंड को हिट करेंगे सेम टाइम पे ओनली इफ देवर नो एयर रेजिस्टेंस। कि अगर एयर रेजिस्टेंस नहीं है तब वो सेम टाइम पे हिट करेंगे। बोथ वुड फॉल विद यही वाली एक्सेलरेशन जो जी है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। लेकिन प्रैक्टिकली क्या होता है कि बॉल जो है वो एयर में रहती है, ठीक है, द बॉल इन एयर वुड ड्रॉप फास्टर के। जो बॉल है एयर से, आपको पता है, ऊपर आप बॉल फेंको फौरन से नीचे आ जाती है। जबकि स्टायरोफोम क्या होता है कि ज्यादा लार्जर सरफेस है, ठीक है, लार्जर सरफेस की वजह से इसके पास ग्रेटर अपोजिंग फोर्स होगी एयर की, इसलिए ये आहिस्ता आहिस्ता आएगा, ठीक है, मूव आहिस्ता करेगा। एक्सपेरिमेंट्स जो है उनसे हमें पता लग गया कि जो है हमने फाइंड किया कि जो फास्टर ऑब्जेक्ट्स हैं वो फॉल करते हैं, मोर एयर रेजिस्टेंस उनके ऊपर एक्सर्ट होती है, ठीक है, कि जितने ज्यादा ऑब्जेक्ट फास्ट मूव कर रहे हैं उनके ऊपर उतनी ज्यादा एयर रेजिस्टेंस एक्सर्ट हो रही है। तो स्पीड भी फाइनली हम अटेन कर लेते हैं एट विच द अपर फोर्स जो हमारे पास एयर रेजिस्टेंस की वो बैलेंस हो जाए डाउनवर्ड की ग्रेविटी की फोर्स से, ठीक है, कि एयर रेजिस्टेंस वाली इन दोनों से कैंसिल हो जाए, ठीक है। और जब ये होता है तो ऑब्जेक्ट जो है वो एक्सेलरेट करना स्टॉप कर देता है और एक कांस्टेंट स्पीड के साथ नीचे आता है। जैसा ये पैराट्रूपर्स होते हैं कांस्टेंट स्पीड के साथ नीचे आ रहे होते हैं, तो ये जो कांस्टेंट वेलोसिटी अचीव करते हैं इनको हम टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं। यहाँ तक कि जो हमारे पास हैवी ऑब्जेक्ट लाइक मेटेओराइट जो है ये भी नहीं गेन कर सकता है इनफिनाइट वेलोसिटी, ठीक है, जो कि हमारे पास अर्थ के ऊपर है। और ये प्रिंसिपल जो है ये पैराट्रूपर्स पे भी अप्लाई होता है कि एयर रेजिस्टेंस जो है एक्ट करती है अगेंस्ट द लार्ज सरफेस एरिया ऑफ पैराशूट। पैराशूट का इतना बड़ा सरफेस होती है, वहां पे एयर रेजिस्टेंस एक्ट करती है और उसको डिसेंड कर देती है सेफर वेलोसिटी पे। फ्रिक्शन हमारे ह्यूमन जॉइंट्स में भी होती है, आपको पता है जॉइंट्स में फ्रिक्शन लो होती है बिकॉज हमारी बॉडी के अंदर एक नेचुरल लुब्रिकेटिंग सिस्टम है, ठीक है, फ्लूइड होता है यहाँ पे हमारी बॉडी में। और हमारी बोन्स जो है इसके इर्द गिर्द रब होते हैं कुछ पॉइंट पे। आ, और लेकिन इसके बावजूद भी हमारे पास जो है हमारी बोन्स जो है वेयर आउट नहीं होती कुछ सालों के बाद। तो ये नी का एक जॉइंट है, ये बोन्स है, यहाँ पे लुब्रिकेटिंग फ्लूइड है। फिर रोलिंग फ्रिक्शन आ जाता है। रोलिंग फ्रिक्शन क्या है कि जो हमारे पास स्टैटिक और काइनेटिक फ्रिक्शन जो हमने स्टडी की है वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन है, ठीक है। तो अगर हम टाइप्स पढ़ें तो एक तो रोलिंग फ्रिक्शन थी, एक स्लाइडिंग फ्रिक्शन। तो हमारे पास जो है वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन की हमने पढ़ ली। अब हम रोलिंग फ्रिक्शन की पढ़ लेते हैं। अब रोलिंग फ्रिक्शन किस तरह की फ्रिक्शन है, अंदर टाइप ऑफ फ्रिक्शन रोलिंग फ्रिक्शन, जब ऑब्जेक्ट रोल करता है जिस तरह ये टायर रोल्स करते हैं, ठीक है, तो जो फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगी वो क्या होगी, रोलिंग फ्रिक्शन। ये जो आइडिया रोलिंग फ्रिक्शन का ये व्हील के साथ लिंक्ड है, ठीक है, ये व्हील है ना हमारे पास, जो हमारा पहिया आ जाता है ये व्हील घूमता है। एवरीडे लाइफ में हमने ऑब्जर्व किया होगा कि बॉडी जो है वो जो व्हील के साथ होती है उसको कम फ्रिक्शन होती है। इसी तरह बड़ी बड़ी चीजें हैं, हम फ्रिज जो हमारी यहाँ कोई फॉर एग्जांपल हमारे पास वॉशिंग मशीन है उसके नीचे टायर लगे हो, व्हील लगे हो, तो फ्रिक्शन कम होती है, दैट्स वाई वो जल्दी मूव कर देता है। जिसकी जितनी ज्यादा फ्रिक्शन है वो उतनी देर से मूव करता है, तो उसकी लेस फ्रिक्शन होगी, ठीक है, जिनके साथ टायर होंगे, एज कम्पेयर टू जिसकी बॉडी का साइज भी बहुत ज्यादा, व्हील्स भी नहीं है, उसको उठाना भी मुश्किल हो जाएगा। इसी तरह बाल बेरिंग्स जो है वो भी सेम रोल प्ले करते हैं, ठीक है, जिस तरह के ये प्ले करते हैं व्हील में। काफी मशीन जो हमारी इंडस्ट्री में यूज होती हैं वो डिजाइन की जाती हैं बाल बेरिंग्स के साथ, उनके अंदर बाल बेरिंग्स होते हैं, इस तरह के जो बॉल्स घूम रही होती हैं, आवाज भी आती है। सो जो मूविंग पार्ट्स होते हैं वो रोल करते रहते हैं बॉल बेरिंग पे, और जो फ्रिक्शन है वो रिड्यूस हो जाती है उस बॉल बेरिंग की वजह से, और जो क्योंकि वो रोल करते रहते हैं। और ये रोलिंग जो फ्रिक्शन है ये 100 टाइम्स स्मॉलर है स्लाइडिंग फ्रिक्शन से, कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन बहुत ज्यादा है, ये रोलिंग फ्रिक्शन कम है। अब रीजन क्या है रोलिंग फ्रिक्शन के लेस होने का स्लाइडिंग फ्रिक्शन से, क्योंकि इसके अंदर कोई रिलेटिव मोशन नहीं है व्हील का और सरफेस का, ठीक है, जो कि रोल हो रही हैं एक दूसरे के साथ नहीं वो मूव कर रहे, ठीक है, व्हील टच करता है सरफेस को एक ही पॉइंट पे, ठीक है, वो स्लाइड नहीं कर रहा कि उसके साथ ही कांटेक्ट मेरे एक पॉइंट पे टच करता है फिर मूव कर लेता है। अब अगर हम देखें कि जो कांटेक्ट पॉइंट है वो
पूरी तरह से सर्कुलर नहीं है, वो क्या हो गया, फ्लैट हो गया। अंडर प्रेशर जो है ये कांटेक्ट पॉइंट एक पॉइंट पे नहीं मीट कर रहा है, इतने पॉइंट्स बन गए। तो जब इसके अंदर नहीं होगी हमारे पास एयर या कोई भी मसला होगा, तो एक पॉइंट नहीं रहेगा, बल्कि फ्लैट जो पोर्शन है व्हील का वो स्लाइड करने लग जाएगा सरफेस पे। और ये फ्रिक्शनल फोर्स नहीं बल्कि स्लाइडिंग को फ्रिक्शन वाला प्रोड्यूस करेगी। फिर नेक्स्ट हमारे पास एक होवर क्राफ्ट है। ये काइंड ऑफ शिप है, ठीक है, जो कि मूव करती है सरफेस पे वाटर की और ग्राउंड की दोनों की। और इसके अंदर एयर इंजेक्ट की जाती है, ठीक है, बाय पावरफुल फैंस। और ये एक एयर का एक कुशन टाइप बना लेता है, मीन्स के सॉफ्ट सा। और जो होवर क्राफ्ट है ये मूव करती हैं उस कुशन ऑफ एयर पे। और बहुत कम फिर जो है ना इनको रेजिस्टेंस आई होती है। तो आप देखे होंगे इसके अंदर, ये देखो ये एयर इंसर्ट हो गया इसके अंदर। पावर फैंस के थ्रू इसने एक कुशन बना लिया है एयर का, ठीक है। और होवरक्राफ्ट इसके ऊपर कुशन पे मूव कर रही है, इसको फिर फ्रिक्शन भी कम लग रही है। अब ऐसी कौन कौन सी मेथड्स हैं जिससे हम फ्रिक्शन को कम कर सकते हैं। तो पहला हमारे पास क्या है कि ऐसे पार्ट जो कि स्लाइड करते हैं एक दूसरे के साथ, उनको हाईली पॉलिश कर दिया जाना चाहिए ताकि वो स्मूथ हो जाए। फिर फ्रिक्शन जो लिक्विड में है वो लेस है देन सॉलिड, इसलिए हमें ऑयल और ग्रीस अप्लाई कर देना चाहिए, ठीक है। तो वाटर पे हमारे पास नहीं, ऑयल और ग्रीस पे हमारे पास फ्रिक्शन जो है वो कम हो जाती है। तो अगर हमने फ्रिक्शन को कम करना है तो हम ऑयल और ग्रीस लगा लेते हैं। इसी तरह मशीनों को भी ऑयल और ग्रीस लगाते हैं ताकि तेल वगैरह लगाने से जल्दी वो मूव करते हैं, फ्रिक्शन कम होती है, एनर्जी का लॉस कम होता है और चीजें भी खराब कम होती हैं। जिस तरह रोलिंग फ्रिक्शन जो है वो लेस है देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन, तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन को हम कन्वर्ट कर सकते हैं रोलिंग फ्रिक्शन में बॉल बेरिंग्स को यूज करते हुए। इसके अंदर जो छोटी छोटी बॉल्स यूज होती हैं मशीन और व्हील्स में। अब फ्रिक्शनल फोर्सेस जो है सिर्फ हमारे पास सॉलिड नहीं पे नहीं अप्लाई होती, ठीक है, बल्कि हाई स्पीड व्हीकल्स में, एरोप्लेन, शिप्स में ये सारे भी फ्रिक्शन को फेस करते हैं, ठीक है, जैसे एयर वाटर में से मूव करना हो। इसी तरह फ्रंट पे व्हीकल का जो है ना ये फ्लैट होता है, ठीक है, इस तरह फ्लैट होता है। तो अब ये ज्यादा फ्रिक्शन जो है इसको एयर और वाटर की मिलती है, देयरफॉर जो बॉडी जो मूव कर रही हो थ्रू एयर और वाटर वो स्ट्रीमलाइंड होती हैं, इस तरह से शेप उनकी स्ट्रीमलाइंड होती है ताकि एयर और वाटर को वो कम से कम कर सके, मिनिमाइज कर सके उसके इम्पैक्ट को। ये इसलिए होता है क्योंकि जो एयर पास करेगी स्लांटिंग सरफेस में से व्हीकल की, ठीक है। तो ये जो टाइप ऑफ एयर फ्लो है इसको हम क्या कहेंगे, स्ट्रीमलाइन फ्लो। के एयर इस तरह से पास कर रही है, इसको हम कह रहे हैं ये कौन सा फ्लो है, स्ट्रीमलाइन फ्लो है। स्ट्रीमलाइन फ्लो जो कार के ऊपर ये शो किया गया इस तरह से, ये लाइंस शो की गई है ना, यू कैन सी हेयर डिफरेंट लाइंस इस तरह से। जिस तरह जहाज के नहीं होते पर होते हैं तो इस तरह से होते हैं, ठीक है। तो ये सब हमारे पास कौन सी लाइंस है, ये हमारे पास इन लाइंस को हम कह रहे हैं ये क्या है, ये स्ट्रीम लाइन है, ठीक है। इनकी एक स्पेसिफिक शेप है जिसको हम स्ट्रीम लाइन कह रहे हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमने मोमेंटम और इम्पल्स के बारे में पढ़ना है। मोमेंटम क्या होता है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक बाइसिकल राइडर है और एक हैवी ट्रक राइडर है, ठीक है। वो एक ही स्पीड के साथ चला रहे हैं, ठीक है, और स्टॉप नहीं हो रहे अपनी क्वांटिटी ऑफ मोशन पे, ठीक है, जितना वो मूव कर रहे हैं उस पर स्टॉप नहीं हो रहे। अभी एक कॉमन ऑब्जर्वेशन है कि जो क्वांटिटी है मोशन की मूविंग ऑब्जेक्ट में किस पे डिपेंड करती है, मास और वेलोसिटी पे, ठीक है। कॉमन ऑब्जर्वेशन है कि हमारे पास जो मोशन की क्वांटिटी है, मूविंग ऑब्जेक्ट कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है वो मास और वेलोसिटी पे डिपेंड करती है, ठीक है। जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, अब जितना ज्यादा मास होगा तो उतना ज्यादा हमारे पास क्या होगा, ग्रेटर विल बी द क्वांटिटी ऑफ मोशन, ठीक है, उतनी ज्यादा मूवमेंट होगी। इसी तरह हमारे पास वेलोसिटी भी उसकी ग्रेटर होगी, ठीक है। और ये जो क्वालिटी ऑफ मोशन की इसको हम क्या कहते हैं, मोमेंटम कहते हैं, और इसको हम ये इससे रो से डोनेट करते हैं, ठीक है। सो मोमेंटम जो है मूविंग ऑब्जेक्ट की वो प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी होता है, ठीक है। मोमेंटम इज इक्वल टू एम इंटू वी। लाइक वेलोसिटी मोमेंटम ये भी क्या है हमारे पास वेक्टर है, ठीक है, इसमें भी हमारे पास साइन यूज होता है और डायरेक्शन का हमें बताया जाता है वेक्टर में। तो ऐसा यूनिट जो है मोमेंटम का वो क्या है, केजी मीटर पर सेकेंड, और इसको हम एनएस भी लिख देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम इसकी थोड़ी सी इक्वेशन भी पढ़ लेते हैं। जैसे ही बॉल ने हिट किया, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक बैट है, हमने बॉल बैट बैट से बॉल को हिट किया और तो फोर्स एक्सर्ट हुई बॉल पे, और वो काफी शॉर्ट शॉर्ट डिस्टेंस के इंटरवल ऑफ टाइम के लिए मूव की, ठीक है। और वेरी डिफिकल्ट हो गया हमारे पास उसको कैलकुलेट करना कि उसकी एग्जैक्ट पॉइंट क्या था, उसका मैग्नीट्यूड क्या था।
तो जो इनिशियल हमारे पास वेलोसिटी है उसको वी आई लिखते हैं और फाइनल को वी एफ लिखते हैं, और जो कोलिजन होगी वो इस तरह से हम लिख देंगे कि ड्यूरिंग टाइम इंटरवल, कोई भी टाइम टी था तो एक्सेलरेशन हमारे पास क्या थी, डेल्टा वी हमारे पास। ठीक है, और टाइम जो है डेल्टा टी होता है। ठीक है, अब हमारे पास वी का फॉर्मूला निकाला था कि वी एफ माइनस वी आई। ठीक है, वेलोसिटी जो है वो हमारे पास फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाय टाइम, क्योंकि v बाई टी है, और ये चेंज इन v है, मीन्स के दो v तीन v आ ही सकते हैं। ठीक है, अब न्यूटन के सेकंड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास जो वैल्यू है एवरेज फोर्स की जो लग रही है इसमें, वो किस तरह एवरेज फाइंड करेंगे। मैंने ये वाला फॉर्मूला आपको पहले भी बताया है। और एक्सेलरेशन की वैल्यू v बाई टी यहाँ से पुट कर सकते हो। ठीक है, फिर ये डेल्टा टी इधर जो है हमारे पास डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। और जो हमारे पास m है, ठीक है, और हमारे पास जो है डेल्टा बी। ठीक है, जो हमारे पास है ना, ऊपर आपने देखा होगा कि ए जो है डेल्टा वी बाई टी के इक्वल है, तो इसकी जगह हमने क्या लिख दिया है हमारे पास, डेल्टा वी बाई टी। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास है ये ए की जगह डेल्टा वी बाई टी लिख दिया। फिर हमने क्या किया हमारे पास, यहाँ फिर हमने क्या किया कि टाइम से हमने मल्टीप्लाई करा दिया दोनों साइड पे। ठीक है, अब ये देखें, ये फॉर एग्जांपल हमने क्या किया, हमने इधर भी टाइम से मल्टीप्लाई करा दिया और इधर भी टाइम से मल्टीप्लाई करा दिया, और इधर क्या बन गया, ये एफ टी बन गया। ठीक है, और इधर हमारे पास क्या हो गया, ये वाला टी जो है, ये वाला टी से कैंसिल हो गया। अब ये क्या बच गया, एम डेल्टा बी। तो हमारे पास एफ मल्टीप्लाई बाय डेल्टा टी एम डेल्टा बी के इक्वल आ गया। डेल्टा बी के हमें पता है क्या वैल्यू है, वी एफ माइनस वी आई। तो ये इसने पुट कर दी। ठीक है, अब जो इक्वेशन है ये हमारे पास फोर्स टाइम, इसे हम एग्जैक्ट नहीं बता सकते क्योंकि इनकी जो प्रोडक्ट है वो इक्वल है चेंज ऑफ मोमेंटम के। ठीक है, जो हमारे पास फोर्स और टाइम का मोमेंटम के इक्वल है। तो ऐसे केसेस में जिसकी फोर्स की प्रोडक्ट और टाइम की प्रोडक्ट जो है वो जो फोर्स और टाइम की प्रोडक्ट है, हाँ, उसको हम क्या कहेंगे, ये हमारे पास क्या इम्पल्स और फोर्स, हमने एक नया नाम इसको दे दिया कि ये जो है ना हमारे पास फोर्स और टाइम ये किसके इक्वल है, इम्पल्स के इक्वल है। ठीक है, इम्पल्स। ठीक है, और इसका अगर हम खोल के लिखें तो ये इसका वेलोसिटी के टर्म में ये फॉर्मूला होगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम कोई लार्ज फोर्स जो है ऑब्जेक्ट पे अप्लाई करते हैं कोई शॉर्ट डिस्टेंस के लिए, ठीक है, शॉर्ट टाइम के लिए, थोड़ी सी देर के लिए हम उस पे एक बड़ी फोर्स लगा देते हैं शॉर्ट इंटरवल के लिए, जो इम्पल्स होगी फोर्स की वो टोटल चेंज इन मोमेंटम होगी। ठीक है, ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब ये किस तरह हमारे पास आया कि हमने क्या किया कि ये जो एम डेल्टा वी हमने ये टी इधर जाकर डिवाइड कर दिया। ये टी जब इधर डिवाइड हो गया तो इट मीन्स कि चेंज इन मोमेंटम है। एम डेल्टा वी क्या था, मोमेंटम था। तो जब टाइम नीचे डिवाइड कर दिया इट मीन्स के चेंज इन मोमेंटम के टाइम के साथ मोमेंटम में कितना चेंज आ रहा है। फोर्स किसके इक्वल है कि impulse of force is defined as the total change in momentum of the object, के मोमेंटम में कितना चेंज आ रहा है टाइम के साथ। अब जैसे ही हम जो एम डेल्टा वी है वो चेंज इन मोमेंटम है, जिस तरह मैंने आपको बता दिया, और डेल्टा पी जो है वो हमारे पास मोमेंटम है। ठीक है, तो अब हमारे पास जो है, और एम डेल्टा वी असल में मोमेंटम के ही इक्वल है। ठीक है, सो अब यहाँ पे हमारे पास, क्योंकि हमने ऊपर देखा था ना मोमेंटम क्या था, एफ डेल्टा टी मोमेंटम है, जो मोमेंटम का साइन है वो हमारे पास ये साइन है। तो इसकी जगह हम ये भी लिख सकते थे, तो मोमेंटम एम डेल्टा वी के इक्वल है, ये ऊपर से ही हमें पता लग गया था। ठीक है, और डिवाइडेड बाय टी, टी जो है इधर वाला इधर आ गया, जो इम्पल्स कहलाता था। ठीक है, सो अब हमारे पास क्या आया कि जो हमारे पास जो है इक्वेशन 3.5 में हमारे पास वैल्यू आ गई फोर्स की मोमेंटम की टर्म में। अब फोर्स जो किसी ऑब्जेक्ट पे एक्ट कर रही है वो इक्वल है चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम के। मोमेंटम में कितना चेंज आ रहा है टाइम के साथ उस पर डिपेंड करती है। फिर इक्वेशन 3.6 हमें ये भी सजेस्ट करती है कि जो न्यूटन का सेकंड लॉ है वो क्या कहता है कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है वो इक्वल होना चाहिए जो फोर्स एक्ट कर रही है उसके। ठीक है, सो जो डायरेक्शन थी मोमेंटम की वो फोर्स की डायरेक्शन होगी। ठीक है, अब ये एग्जांपल में कुछ के क्रिकेटर ने ड्रॉ कर दिया अपना हैंड बैग टू रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ द बॉल के इम्पैक्ट, जो बॉल है उसका असर खत्म करने के लिए और टाइम इंक्रीज करने के लिए। ठीक है, फिर इसके बाद ये है कि जो एरो है वो पेनिट्रेट किया एप्पल में इन रिस्पॉन्स टू जो मोमेंटम है ऑफ एप्पल की वो चेंज होगी।
और इसी तरह एप्पल जो है अप्लाई हो गया अपोजिंग फोर्स में। और ठीक है, फिर पैकिंग ऑफ फ्रेजाइल ऑब्जेक्ट्स के जो नाजुक सी ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है, जो खराब हो सकते हैं, नाजुक होते हैं, वो तो उनको आप पैकिंग किस तरह करते हैं। फ्रेजाइल ऑब्जेक्ट्स में ग्लासवेयर आ जाते हैं, जो टूट सकते हैं या मुड़ सकते हैं, खराब हो सकते हैं, जो ब्रेक हो सकते हैं इजिली झटकों से, ठीक है, या डायरेक्ट इम्पैक्ट उनके हार्ड ऑब्जेक्ट पे पड़ सकता है। अगर हम एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करवा रहे हैं, पार्सल करा रहे हैं, तो इन ऑब्जेक्ट को सॉफ्ट रखने के लिए पैकिंग मटेरियल यूज होते हैं सॉफ्ट के लिए। और ये मटेरियल जो है ये इफेक्ट ऑफ क्विक जो है वो रिड्यूस कर देते हैं, जो कि हमारे पास मोमेंटम में चेंज आया है उसको कम कर देते हैं। इसी तरह जो इफेक्ट है फोर्स की एक्टिंग का फ्रेजाइल ऑब्जेक्ट्स पे, वो भी काफी बढ़ गया है। और जो स्पेशल मटेरियल लाइक स्टायरोफॉर्म और कोरोगेटेड कार्डबोर्ड शीट्स, बबल रैप, ये भी यूज होते हैं पैकिंग ऑफ मटेरियल्स में। फिर हमने क्रम्पल जोन्स का पढ़ना है। क्रम्पल जोन्स ये जो आगे बने होते हैं ना, इसको हम क्या कह रहे हैं, ये हमारे पास क्या क्रम्पल जोन, यहाँ पे एयर बैग होता है और ये सीट बेल्ट हैं, ठीक है। तो अब ये जो इतना लंबा का गाड़ी के आगे से बना होता है ना, आप कहते हैं ये क्यों बना हुआ है, ये क्या है, असल में ये क्रम्पल जोन है। फिर यहाँ पे एयर बैग जब एक्सीडेंट होने लगे ये खुल जाता है एयर का। फिर ये सीट बेल्ट हैं। तो क्रम्पल जोन क्या है, ऑटोमोबाइल में एक स्ट्रक्चर फीचर है जो डिजाइन किया गया है कंप्रेस करने के लिए, ठीक है, इसको एक्सीडेंट में, ताकि ये एब्जॉर्ब कर सके डिफॉर्मेशन को, कोई भी चेंज आया है इन शेप। डिफॉर्मेशन इज द चेंज इन शेप, ठीक है, चेंज इन शेप। तो अब ये हमारे पास क्या है, शेप वो है हमारे पास। तो अब जब चेन शेप में आएगा तो कोई ना कोई इसका इफेक्ट होगा। टिपिकली हमारे पास क्या होता है, क्रम्पल जोन जो है फ्रंट और बिहाइंड पे होता है, यहाँ से भी थोड़ा सा लंबा होता है, यहाँ पे भी फ्रंट और बिहाइंड मेन बॉडी व्हीकल की, ये दरमियान वाली और ये साइडों पे हमारे पास क्रम्पल जोन है। अब क्रम्पल जोन्स क्या करते हैं, ये मैनेज करते हैं क्रैश को। जैसे कार क्रैश हुई है, एक्सीडेंट हो गया है, आउटर जो पार्ट्स हैं इसके वो एनर्जी को ऑब्जॉर्व कर लेते हैं, ये यहाँ से क्रम्पल हो जाते हैं, ठीक है, यहाँ से ये टूटना जिसने भी और कोई नुकसान होगा तो ये क्रम्पल जोन्स खराब होंगे, बाकी इंसान बचेगा, ठीक है। तो डायरेक्टली अगर ये ना होंगे, कार क्रैश करेगी, एक्सीडेंट होगा, तो डायरेक्ट वो जो पर्सन बैठा होगा तो उस पे ही जाके इफेक्ट होगा, ठीक है। और ये हम कंट्रोल जो है हमने जो है वीकलिंग और आउटर पार्ट की करें, प्लास्टिक बम्पर्स की, व्हीकल्स की, ताकि जो है वो स्ट्रेंथन रहे, जो पैसेंजर के केबन है वो मजबूत रहे, वो खराब ना हो और उन पे ना डायरेक्ट इफेक्ट पड़े, ठीक है। आई होप क्रम्पल जोन्स का अब आपको पता लग गया होगा, ठीक है। आगे कुछ एग्जांपल है, एक एग्जांपल है हमारे पास, मास 15 kg है, ठीक है, वेलोसिटी 150 है, मोमेंटम क्या होगी, ठीक है। तो एम डेल्टा वी आपने अभी पढ़ा था ना, एम वी, तो अब एम जो है वो हमारे पास के जी में था, तो 1000 से डिवाइड करके केजी में कर दिया। और ये हमारे पास जो है 150 हमारे पास थी जो है टेस्ट, ठीक है। अब जो है 115 हमारे पास क्या थी, जो वेलोसिटी है बुलेट की, ठीक है। अब हमारे पास जो बुलेट है वो 15, बुलेट का मास 15 था, वेलोसिटी इतनी थी, मोमेंटम फाइंड करना था, मोमेंटम क्या था, एम वी के इक्वल है। इसको हमने जो है वो 15 ग्राम को 1000 से डिवाइड करके केजी में कन्वर्ट कर लिया, वो लिख दिया। वेलोसिटी हमारे पास 150 है, ठीक है, ये भी गिवन है, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो केजी मीटर पर सेकंड में हमारे पास मोमेंटम आ गई। अब नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, क्रिकेट बॉल है, उसका मास 160 ग्राम है, 0.16, ठीक है, इसको 1000 से डिवाइड किया तो केजी में आ गया, ठीक है। और बॉल की जो लीव है, बॉल जो है वो लीव की है उसने बैट को इतनी वेलोसिटी पे, और जो बॉल ने स्ट्राइक किया बैट के साथ वो इतनी वेलोसिटी है, ठीक है। इतनी वेलोसिटी के साथ वो आकर टकराया था, इतनी वेलोसिटी के साथ वो मुड़ के जा रहा है, ठीक है, ऑपोजिट डायरेक्शन बिफोर हिटिंग, ठीक है, हिट करने से पहले ये वाली है, हिट करने के बाद ये है। तो जो एवरेज फोर्स एक्सर्ट होगी बॉल पे, ठीक है, बैट के साथ, वो हमने फाइंड करनी है। और बॉल जो है वो कांटेक्ट में रहेगी कितने सेकंड तक, टाइम हमें दे दिया है। तो मैथ्स हमारे पास ये आ गया, इनिशियल वेलोसिटी जो हिट करने से पहले थी, ठीक है, और फाइनल जो बाद में थी ये, और ये टाइम भी हमारे पास आ गया फोर्स। तो ये हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, एम वी डेल्टा वी बाई टी। डेल्टा वी का क्या मतलब था, वी एफ माइनस वी आई। तो ये एम हमने केजी में कन्वर्ट कर लिया, वी एफ 52 थी, और माइनस, और अंदर इसके साथ अलग माइनस का साइन है, तो ये माइनस माइनस यहाँ से प्लस हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 52 प्लस 28 आप लोग कर दोगे, ठीक है।
तो अब इसमें प्लस करने के बाद फिर हमने इससे मल्टीप्लाई कर देना है, फिर डिवाइड कर देना है इसको। 0.004 सेकेंड जो है उससे हम कर देंगे, और 3200 न्यूटन हमारे पास आ जाएगा। फिर हमने प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पढ़ना है। इसमें क्या ये प्रिंसिपल क्या कहता है कि मोमेंटम कंजर्व रहती है। अगर हमारे पास कलेक्शन है ऑब्जेक्ट की, ज्यादा सारे ऑब्जेक्ट हैं, उस सारे ऑब्जेक्ट को हम क्या कहते हैं, ये हमारे पास क्या एक सिस्टम है। अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स उस ऑब्जेक्ट पे नहीं एक्ट कर रही उस सिस्टम पे, तो हम कहेंगे ये क्या है, आइसोलेटेड सिस्टम है, क्योंकि इस पे कोई फोर्स नहीं एक्ट कर रही। कंसिडर करें हमारे पास एक सिस्टम है दो बॉल्स का, यहाँ पे मैस वन मैस टू दो बॉल्स हैं, और सपोज करें ये बॉल्स जो है वेलोसिटी v1 v2 के साथ मूव कर रही हैं एक स्ट्रेट लाइन में सेम ही डायरेक्शन में, और हमारे पास जो वेलोसिटी v1 की है वो ज्यादा है v2 की, तो बॉल जो है वो क्लाइड करेंगी। बॉल अब क्लाइड की है तो क्या होगा, इफ देयर वेलोसिटी बिकम जो है वो हमारे पास v1 डैश और v2, v1 की बाद वाली वेलोसिटी उस पर डैश लगा दिया, v2 के ऊपर डैश लगा दिया, ये इन दोनों की बाद वाली वेलोसिटी है। देन टोटल मोमेंटम हमारे पास क्या होगी, मोमेंटम सिस्टम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू मोमेंटम सिस्टम आफ्टर कोलिजन, के बिफोर और आफ्टर कोलिजन की जो मोमेंटम है वो सेम रहेगी, कंजर्व रहेगी, इक्वल रहेगी। तो हम क्या करेंगे, मोमेंटम का एम बी होता है फॉर्मूला, m1 v1, 1 1 की जगह ये 1 1 लगा देंगे, और m2 v2 दूसरे मैच पे। और यहाँ पे जो है वो बाद में कोलाइड होने के बाद डैश आ गई थी वेलोसिटी पे, तो ये इसी तरह आएगा m1 v1 डैश प्लस m2 v2 डैश। ठीक है। अब ये हमारे पास था प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ये कहता है अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं एक्ट करेगी आइसोलेटेड सिस्टम पे, तो जो फाइनल टोटल मोमेंटम होगी सिस्टम की वो इक्वल आ जाएगी इनिशियल जो मोमेंटम थी वो, तो ये बिफोर कोलिजन आफ्टर कोलिजन क्या आ जाएगी, इक्वल, अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं एक्ट कर रही और अगर वो आइसोलेटेड सिस्टम में है। ठीक है, अलग है। अब इस प्रिंसिपल को एक्सप्लेन करने के लिए कोई कोलिजन का बताना पड़ेगा, दो आइडेंटिकल बॉल जो हैं इन विच सेकंड बॉल जो है वो रेस्ट पर है। ठीक है, अब दूसरी बॉल रेस्ट पर है, उसकी वेलोसिटी क्या है, 0, ए मूव कर रही है। अब इन दोनों के दरमियान अगर कोलिजन होगी तो मोमेंटम ट्रांसफर होगी एक बॉल से दूसरी बॉल में, तो बॉल एट रेस्ट जो है, ये जो रेस्ट पे है ये मोमेंटम ले लेगी और ये मूव करना शुरू कर देगी, और स्लोली स्लोली स्ट्राइक करेगी बॉल के साथ। अगर बॉल जो है वो सेम हो तो हम क्या ऑब्जर्व करेंगे कि ट्रांसफर होगा मोमेंटम का। ठीक है, सो दिस स्ट्राइकिंग बॉल जो है वो कम टू रेस्ट, और अदर जो बॉल है जो जो जिसने हिट किया वो रेस्ट करने लग जाएगी, दूसरी मूव करने लग जाएगी, दोनों ने हिट किया, ये इधर रेस्ट पर आ जाएगी, इसकी 0 हो जाएगी, ये v1 की वेलोसिटी लेगा और मूव करना शुरू कर देगा फर्स्ट वन की। अगर फर्स्ट बॉल स्टॉप हो गई अदर कोलिजन, तो सेकंड बॉल जो है वो मूव करेगी फर्स्ट बॉल के मोमेंटम के साथ। और ये इस तरह से पता लग जाएगा कि जो टोटल मोमेंटम है दो बॉल की आफ्टर कोलिजन वो सेम रहती है बिफोर कोलिजन वाली ही होती है। सो ये प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम था, जो कि मैक्रोमोलिक्यूल्स पे अप्लाई होता है, माइक्रोमोलिक्यूल लाइक एटम और मॉलिक्यूल्स पे। और सीट बेल्ट की एक एग्जांपल देख लेते हैं। जब कार में हमारे पास सीट बेल्ट हमने बांधी होती है तो ये हमें पैसेंजर को ये क्या करता है, ये स्टॉप करता है सडनली, जैसे कोई भी एक्सीडेंट होने से पहले ये स्टॉप कर देता है। ठीक है, पैसेंजर जिस तरह से मूव करते हैं फॉरवर्ड विंडशील्ड के पास, तो जो सीट बेल्ट है पैसेंजर को प्रिवेंट करता है फ्रॉम मूविंग, और इसकी वजह से जो चांस है हिटिंग के वो कम हो जाते हैं। फिर हमारे पास एक बुलेट है, उसका ये आगे एग्जांपल एक आ जाती है, मैस m1 है और m2 गन का मैस है, तो हमने वेलोसिटी फाइंड करनी है। ठीक है, बिफोर फायरिंग जो वेलोसिटी बुलेट की थी और गन की वो 0 ही थी, टोटल मोमेंटम भी 0 थी, और फायरिंग करने के बाद बुलेट मूव करती है v1 वेलोसिटी के साथ और गन v2 के साथ। ठीक है, तो अब ये हमारे पास टोटल मोमेंटम बिफोर फायरिंग करने से पहले है, और ये बाद वाला है, ये मोमेंटम पहले है हमारे पास, ठीक है, और ये वाला मोमेंटम हमारे पास बाद वाला है। ठीक है, तो पहले m2v2 था, और कि यहाँ से हमारे पास टोटल बिफोर फायरिंग हमारे पास, फायरिंग करने से पहले मैंने आपको क्या बताया था कि दोनों 0 पे हैं, और इसके m1v1 m2v2 है। जो मैंने फायर कर लिया ये वाला जो है, अब हमारे पास जो है ये इधर ही रहा और ये इधर जाकर माइनस हो गया m1v1। ठीक है, फिर उसके बाद जब मैंने v2 की वैल्यू फाइंड करनी है तो ये इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है कि गन मूव की है बैकवर्ड, आगे मूव करने के बजाय ऑपोजिट डायरेक्शन में पीछे मूव की है। ठीक है, और ताकि जो शूटर है वो उसको झटका लगे शोल्डर पे। फिर एक बॉल है, उसका मास 3 kg है। ठीक है, वो वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 3 kg उसका मास है और वेलोसिटी उसकी 5 है। m2 जो स्टेशनरी बॉल का मास वो 2 kg है हमारे पास, देन बोथ ऑफ देम जो है वो मूव करेंगे इकट्ठे।
अगर फ्रिक्शन जो है वो कम होगी तो हम क्या करेंगे, वेलोसिटी फाइंड करेंगे जिसमें बॉल जो है वो मूव करेंगी आफ्टर कोलिजन। तो फर्स्ट का हमें वेलोसिटी पता चल गई, मास पता चल गया, सेकंड की वेलोसिटी फाइंड करनी है m1 + m2। तो हम ये हमारे पास फॉर्मूला यूज करेंगे, m1 v1 m2 v2 m1 m2, और v जो है हमारे पास ये वेलोसिटी है, ठीक है, वेलोसिटी बोथ बॉल की आफ्टर कोलिजन, ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ पे हम पुट कर देंगे मास वेलोसिटी, और इसकी हमारे पास v2 की 0 थी, ठीक है, और इसकी हमने मास पुट कर दिया, ये वेलोसिटी हमने फाइंड करनी है, तो यहाँ से ये इसके साथ जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो 3 हमारे पास आ जाती है वेलोसिटी। दैट्स इट फॉर टुडे।